वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग अधिगम का सिद्धांत पढ़ रहे थे और अधिगम का सिद्धांत हमने थॉर्नडाइक को पढ़ लिया था, स्किनर को पढ़ लिया था, पावलोव सीएल हल को पढ़ लिया था। वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से तुलनात्मक रूप में पढ़ा था ताकि ये भी पता रहे कि सभी में अंतर, जो बारीक अंतर होता है वो अंतर क्या था। और उसी क्रम में यदि आगे पढ़े तो अब अगले जो वैज्ञानिक आते हैं वो वैज्ञानिक आपके कौन से? कोहलर। उनका पूरा नाम है वुल्फ गंग कोहलर। जो अगले वैज्ञानिक आपके आते हैं वो कौन है? वुल्फगंग कोहलर। इन्होंने भी अधिगम का सिद्धांत दिया, पर इनका अधिगम का सिद्धांत बाकी से हट के रहेगा। क्यों हट के रहेगा? याद करिए, जब आप पढ़ रहे थे मनोविज्ञान का संप्रदाय के बारे में, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो जब आप मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ रहे थे वहां एक आया था व्यवहार का विज्ञान, कि व्यवहारवाद आया था। अब व्यवहारवाद में आपने पढ़ा था कि व्यवहारवाद के जनक वाटसन है, और उसके मेंबर कौन रहते हैं व्यवहारवाद के? थॉर्नडाइक रहते हैं, स्किनर रहते हैं, पावलोव रहते हैं, सीएल हल रहते हैं। मतलब अभी तक आप जिन भी वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, चाहे थॉर्नडाइक रहे हो, पावलोव रहे हो, सीएल हल रहे हो, स्किनर रहे हो, ये सभी व्यवहारवादी थे। इसलिए इनके परिप्रेक्ष्य एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। इनके सिद्धांतों में देखेंगे थोड़ा अंतर रहता है, पर चीजें वही रहेगी कि उद्दीपक रहेगा, अनुक्रिया रहेगा, अनुबंधन होगा। मतलब सारी चीजें उसी तरीके से एक दूसरे से क्या रहती है? जुड़ी रहती हैं। पर आज जो वैज्ञानिक आ रहे हैं वो अलग संप्रदाय से हैं। तो उनका संप्रदाय जो है वुल्फगंग कोहलर का, आप पढ़ेंगे उस समय एक संप्रदाय आपने पढ़ा था गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवादियों का संप्रदाय। तो गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवादियों के संप्रदाय से कौन बिलोंग करते हैं? कोहलर। और आज इनका संप्रदाय और व्यवहारवादियों के संप्रदाय में जो सबसे बड़ा अंतर कहा जाता है वो ये रहता है कि व्यवहारवादियों को मानना है कि अधिगम प्रयत्न एवं त्रुटि से होता है, जैसा कि थॉर्नडाइक बोले। अधिगम क्या होता है? धीरे धीरे करते करते होता है। अधिगम के लिए पुनर्बलन चाहिए। ये सारी चीजें कौन बोलते हैं? व्यवहारवादी, जो आपने अभी तक पढ़ा है। लेकिन यदि संज्ञानवादी की बात की जाए तो संज्ञानवादी का सबसे बड़ा जो कहने की बात रहती है वो ये रहता है कि अधिगम अचानक होता है। तो इसी चीज को लेते हुए वुल्फगंग कोहलर आते हैं। और वुल्फगंग कोहलर के बारे में बात की जाए तो ये रहने वाले जर्मनी के थे। ये जो निवासी थे ये जर्मनी के थे और गेस्टाल्टवाद के प्रमुख विचारक थे। गेस्टाल्टवाद के प्रमुख क्या थे? विचारक थे। विचारक मतलब कि गेस्टाल्टवाद पे जो मेनली सबसे ज्यादा काम किए थे या जो सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले थे वो कौन थे? वुल्फगंग कोहलर थे। और गेस्टाल्टवाद की बात की जाए तो गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? मैक्स वर्दिमर। आप स्कूल पहले पढ़ चुके हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में, जिसमें था कि मनोविज्ञान संप्रदाय में जहां पढ़े थे संज्ञानवादियों का, गेस्टाल्टवादियों का संप्रदाय, तो वहां भी आप पढ़े थे कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? मैक्स वर्दिमर। क्योंकि गेस्टाल्टवाद कोई सिद्धांत नहीं है, गेस्टाल्टवाद एक संप्रदाय है, एक गिरोह है। जैसे हर किसी के विचार मिलते हैं तो उनका एक अपना गिरोह बन जाता है, कि स्कूल कॉलेज में देखते हैं, ऐसे इन वैज्ञानिकों का अपना विचार एक में मिलता था, हल्का सा अंतर रहता पर मिलते थे विचार। तो इनका एक गिरोह बना गेस्टाल्टवाद। व्यवहारवादियों का अपना विचार मिला तो व्यवहारवाद का एक संप्रदाय बना, किसी का मनोविश्लेषणवाद का संप्रदाय बना, किसी का प्रेरकीय बना। तो इस तरीके से इनका कौन सा इनका कौन सा आपका संप्रदाय था? गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्टवाद के लिए जनक पूछेगा तो कौन है? मैक्स वर्दिमर। तो कभी भी गेस्टाल्टवाद के जनक या संज्ञानवादियों के जनक में कभी भी कोहलर को मत लगाइएगा, क्योंकि जाहिर बात है किताब में जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि प्रयोग सबसे ज्यादा किसने किया? कोहलर ने। उस चीज को सिद्ध किसने किया? कोहलर ने। तो हर जगह कोहलर का नाम ज्यादा होता है, इसलिए कंफ्यूजन में बच्चे क्या करते हैं कि यदि पूछ देता है गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवाद के जनक कौन है तो कोहलर लगा देते हैं। पर गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवाद के जो जनक रहते हैं वो कौन रहते हैं? मैक्स वर्दिमर। प्रयोग करके प्रमुख विचारक जिन्होंने प्रयोग किया, चीजों को सिद्ध किया प्रामाणिक रूप में, वो कौन रहते हैं? वो कोहलर रहते हैं। और जो गेस्टाल्ट शब्द है, गेस्टाल्टवाद में जो गेस्टाल्ट शब्द है जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ
संपूर्णाकार है, जिसका अर्थ क्या है, संपूर्णाकार या पूरी तरीके से संपूर्ण रूप में संपूर्णाकार, इनका क्या है, गेस्टाल्ट शब्द का क्या है, अर्थ है। और इसी संपूर्णाकार से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने ये लाइन कहते थे कि किसी भी समस्या का समाधान आप तभी कर सकते हैं जब आपको संपूर्ण समस्या पता हो। क्योंकि इनका मानना था कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, तभी जाके आप जब सॉल्यूशन ढूंढते हैं तभी जाके आपको होता है अधिगम। क्योंकि इनका यही मेन बात थी कि इनका यही मानना था कि जब आप समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो समस्या का समाधान ढूंढते समय ही आपको अधिगम होता है, सॉल्व होती है, नहीं होती है, जो भी होती है बाद में, पर जब आप समस्या का समाधान ढूंढने निकलते हैं किसी प्रॉब्लम का, तो उसी समय आपको अधिगम होता है, उसी समय आप चीजों के बारे में सीखते हैं। और उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब आपको पूरी समस्या पता हो, वो पूरी समस्या का आकार पता हो, एक एक एलिमेंट पता हो, समस्या क्या है, कैसे, किस तरीके से है। तो इसीलिए गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, संपूर्णाकार। और इसी संपूर्णाकार को जर्मन भाषा में गेस्टाल्ट बोलते हैं, और इसलिए इनके गिरोह का नाम पड़ा गेस्टाल्टवाद, क्योंकि ये किसी भी समस्या के संपूर्णाकार पे ज्यादा जोर दिया करते थे। तो इस चीज को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक लिख लिए होंगे, आगे लिखिएगा। इनका मानना था गेस्टाल्टवादियों का, गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है, किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब पूरी समस्या पता हो, जब पूरी समस्या पता हो। यदि आपको पूरी समस्या नहीं पता है तो आप उस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए गेस्टाल्टवादियों को जो सबसे ज्यादा मानना था कि यही कि किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब पूरी समस्या आपको क्या होगी, पता। और इसीलिए इनके जो संप्रदाय थे, संप्रदाय को कई नाम से जाना गया। जैसे एक नाम तो आप जान गए, गेस्टाल्टवाद। एक नाम जो इनका प्रयोग होता है, संज्ञानवाद। संज्ञानवाद क्यों नाम रखा गया? गेस्टाल्टवाद तो समझ गए कि पूरी समस्या पता होनी चाहिए, और पूरा को जर्मन भाषा में गेस्टाल्ट बोला जाता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, गेस्टाल्टवाद। संज्ञानवाद इसलिए पड़ा गया क्योंकि इन्होंने कहा कि यदि कोई समस्या आपको हल करनी तो आपको उस चीज का संज्ञान या ज्ञान होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए इनके वाद को क्या बोला गया, संज्ञानवाद बोला गया। साथ में इन्हीं के वाद को बोला गया अवयवीवादी। अवयव शब्द का मतलब होता है एलिमेंट, तत्व। मतलब कि जैसे ये बोर्ड बना है तो बोर्ड में कई एलिमेंट से जुड़ के बना है। सामने स्क्रीन जुड़ा हुआ है, फ्रेम जुड़ा हुआ है, यूएसबी पोर्ट, बटन से लेके अंदर मदरबोर्ड लगा होगा, एक एक ट्रांजिस्टर, कंडेंसर, बहुत सारी चीजों से, एलिमेंट से जुड़ के तब जाके बोर्ड क्या हुआ, तैयार। वैसे इनका कहना है जब कोई समस्या होती है, उस समस्या में भी कई छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, कई छोटे छोटे तत्व होते हैं। अब पूरी समस्या पता होने का अर्थ यह है कि आपको हर एक तत्व, हर एक अवयव के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, अवयवीवादी। संपूर्णाकार भी कहते हैं। संपूर्णाकारवाद, तो ये क्या है, इनके कई नाम पड़ जाते हैं, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, अवयवीवादी, संपूर्णाकारवाद। और इनका यही मानना था कि जब आप समस्या को हल करते हैं और जब समाधान करते हैं तभी आपको क्या होता है, अधिगम होता है चीजों के बारे में। आगे चलते हैं, यदि बात करें कि इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने जो सिद्धांत दिया कोहलर ने, उस सिद्धांत का नाम था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके पहले तो गेस्टाल्टवाद से जुड़ी कहानी थी, जहां से आपको क्वेश्चन पूछ देता है।
सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? जाहिर सी बात है जिन्होंने पूरा वाद बनाया, पूरे गृहों के जनक थे मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर। प्रयोग किसने किया था? प्रमुख विचारक या प्रयोग करने वाले कौन रहते हैं? कोहलर। प्रयोग करने वाले कौन थे? कोहलर थे। सहयोगकर्ता कौन थे? जाहिर बात है भाई, प्रयोग हुआ है तो कुछ सहयोग भी करता होंगे ना, कि बनमानुष को पकड़ के लाओ, केला खिलाओ, केला लेके आओ, खत्म हो गया है। तो सहयोग करने वाले भी दो लोग रहते हैं। एक रहते हैं कर्ट कोफका, कोफ्ता नहीं, कर्ट कोफका और कर्ट लेविन। ये क्या रहते हैं? सहयोग करता रहते हैं। आगे बात की जाए कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया। प्रयोग किया गया था किसके ऊपर? 6 बनमानुष पर। बनमानुष कहीं कहीं आपको चिंपैंजी भी मिलेगा, 6 बनमानुष या फिर चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया गया था। और सबसे सफल प्रयोग, या बोला जाए जिस प्रयोग से सबसे सफल सिद्धांत निकल के आए, जो सबसे सफल रहा प्रयोग, उस प्रयोग को किया गया था सुल्तान नामक सफल प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया था। जो सबसे सफल प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया था। इसलिए आप बुक वगैरह हम हमेशा पढ़ते हैं कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम सुल्तान रहता है। तो सबसे सफल प्रयोग जो किया गया था वो सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर किया गया था। जगह भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किस जगह पे किया गया था या किस स्थान पर किया गया था यह प्रयोग। तो यह प्रयोग किया गया था टेनरिक द्वीप के, रिंग नहीं, टेनरिक द्वीप के केनारी शहर में। टेनरिक द्वीप के केनारी शहर में, टेनरिक मत लिख दीजिएगा, टेनरिक द्वीप के किनारे शहर में ये सभी प्रयोग किए गए थे। प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यदि इसको लिख लेते, इसी में आगे बढ़ते हैं और पॉइंट लेके। इस सिद्धांत का जो सही मायने बोला जाए कि इस सिद्धांत की जो मूल बात थी, इस सिद्धांत के निष्कर्ष की बात की जाए, इस सिद्धांत का निष्कर्ष यही रहता था। निष्कर्ष क्या? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का जो कहना रहता था वो यही कहना रहता था कि अचानक ही हल को ढूंढ लेना, अचानक ही हल को ढूंढ लेना। अब चलते हैं इनके प्रयोग के ऊपर। प्रयोग समझिएगा इनका प्रयोग क्या था, क्योंकि बिना प्रयोग के तो कहानी बनेगी नहीं, कहां से कैसे क्या नाम पड़ा। तो अचानक के हल ढूंढ लेना भी क्यों बोलते हैं? अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत का मतलब क्या होता है? अचानक के हल ढूंढ लेना। तो अचानक के हल को ढूंढ लेना क्यों बोला गया है? देखिए इन्होंने किया क्या, एक पिंजड़ा लिया, ये बिल्ली वाला पिंजड़ा नहीं है, ये पिंजड़ा किसका? चिंपैंजी वाला। अंदर रखा आप जैसे चिंपैंजियों को, मतलब होशियार चिंपैंजी, मतलब आप जैसे, मतलब होशियार चिंपैंजी रखे गए थे। अंदर किसको रखा? चिंपैंजी को। तो अलग रंग से बना देते इसको।
जब रंग है ही तो अंदर किसको रखा गया? आप जैसे होशियार चिंपैंजियों को उन्होंने अंदर रख दिया। अब चूंकि अंदर उन्होंने होशियार चिंपैंजियों को रख दिया था, अब बाहर यहां पे रख दिया उन्होंने केला। बोले कर्ड लेविन से जाओ केला बाहर रख के आओ कुछ दूरी पे। ये क्या है? केला है। उन्होंने बाहर क्या रखा? केले रख दिए। अब बाहर केला रख दिया, अंदर चिंपैंजी है, और उन्होंने इसके अंदर, इस पिजड़े के अंदर चिंपैंजी के साथ में दो छड़ भी रख दी। कहीं कहीं छड़ी लिखा रहेगा, कहीं कहीं छड़ लिखा रहता है, तो दो छड़ी या छड़ भी रख दिए जो आपस में आसानी से जुड़ सकते थे। इस तरीके के उसने छड़ी या छड़ को रख दिया था। अब उन्होंने इस प्रयोग का पूरा सेटअप रखा कि पिजड़े के अंदर चिंपैंजी, चिंपैंजी के साथ में दो छड़, अब बाहर रख दिया कोपकास के थोड़ा दूर केला रखना, पकड़ न ले हाथ से। अब चिंपैंजी केले को देखता है, हाथ बाहर निकालता है, भूख लगी है, केले को नहीं ले पाता, जो कोहलर ने बताया। अब आपने देखा नहीं, हम देखे नहीं, कोहलर ने बोला कि चिंपैंजी हाथ को बाहर निकाला, केले को देखा, केला खाना चाह रहा पर केला उसे नहीं मिल पाया, केला नहीं ले पाया। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद चिंपैंजी के हाथ में लगती है दोनों छड़े, वो दोनों छड़ों को देखता है, केले को देखता है, एक बार केले को देखता है, फिर दोनों छड़ों को, फिर केले को, फिर दोनों छड़ों को। और कुछ देर विचार करने के बाद एकाएक उसने हल ढूंढा। एकाएक अचानक उसके दिमाग में आइडिया आता, मतलब अचानक वो क्या ढूंढ लेता है? हल ढूंढ लेता है कि दोनों छड़ को आपस में फंसाएंगे, इन दोनों छड़ को आपस में फंसाएंगे, और इसी छड़ से इस केले को पिजड़े के अंदर खींच लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो उसने आइडिया निकाला कि दोनों छड़ को जोड़ना, फिर केले को अंदर खींच लेना पिजड़े के, क्योंकि उसने कुछ देर तो विचार किया होगा, लेकिन विचार करने पर जो आइडिया होते हैं, सूझ का मतलब क्या होता है? जो सूझ शब्द है, जो आपका सूझ शब्द है, ठीक है, जो सूझ शब्द है, सूझ शब्द का मतलब क्या होता है? सूझ शब्द का मतलब होता है आइडिया या विचार। तो बोलते हैं ना, आपके दिमाग में एक विचार आया है, एक आइडिया आया, तो सूझ शब्द का मतलब होता है आइडिया, विचार। तो जैसे ही चिंपैंजी पूरे माहौल को देखता है, हाथ बाहर नहीं निकाल पाएंगे, नहीं पहुंच पाएगा, दो छड़ अपने पास दिखता है, तो समस्या की एक एक अवयव पर ध्यान देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अवयववादी। समस्या के पूरे आकार को देखता है, क्या क्या समस्याएं हैं, गेट खुल नहीं पा रहा है, तोड़ नहीं सकते सलाखों को, तो उसने पूरे समस्या के इसलिए संपूर्णाकार, और संपूर्णाकार को क्या बोलते हैं जर्मन भाषा में? गेस्टाल्ट, इसलिए उसको बोला गया गेस्टाल्टवादी या समग्रवाद, इसीलिए बोला गया क्योंकि उसने समग्र समस्या को देखा कि ताला तोड़ा नहीं जा सकता, सलाखें तोड़ी नहीं सकती, दरवाजा से बाहर निकल नहीं सकते, दो छड़ हमारे पास जो जुड़ जा रहे हैं, और तभी उसके दिमाग में प्लान आता है। एकाएक जो प्लान होते हैं, आप भी इस बात को नोटिस करिएगा कि जो प्लान वगैरह होते हैं, जो विचार होते हैं, आइडिया होते हैं, प्लानिंग होती है, ये दिमाग में एकाएक होते हैं। हो सकता है आप सोच रहे होंगे आधे घंटे से, ये अलग बात है कि समस्या को सुलझाने के लिए आप आधे घंटे सोच रहे होंगे, उसमें कोई बात नहीं है, पर समस्या को हल करने वाला जो प्लान आपके दिमाग में आता है वो एकाएक आता है। और एकाएक दिमाग में प्लान है, दोनों छड़ों को जोड़ा और केले को अंदर खींच लिया। एक प्रयोग तो उन्होंने ये किया, इसलिए बोला जाता है सूझ का मतलब क्या होता है? विचार या आइडिया। अंतर्दृष्टि का मतलब था अपने अंदर झांको, मतलब अपने ज्ञान का प्रयोग करो। जब चिंपैंजी इस सारे माहौल को देख रहा था कि पिंजड़े के अंदर बंद है, दरवाजा खोल नहीं सकता, सलाखें तोड़ी नहीं जा सकती, चाबी है नहीं मेरे पास, केला दूर है, हाथ पहुंचेगा नहीं, दो छड़ हमारे पास, दो छड़ मेरे पास है, ये जोड़ा जा सकता है, छड़ी है, तो उसने क्या? अंतर्दृष्टि, अपने नॉलेज का प्रयोग किया। नॉलेज मतलब क्या? अपने संज्ञान का प्रयोग किया, अपने दिमाग का प्रयोग किया। दिमाग मतलब भी होता है संज्ञान, का मतलब होता है दिमाग, मस्तिष्क का प्रयोग किया। इसलिए इस बात को क्या बोला जाता है? इसलिए इस बात को क्या बोला जाता है? संज्ञानवाद भी बोला जाता है, क्योंकि उसने किसका प्रयोग किया? अपने संज्ञान, अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया। अचानक हल ढूंढा अपने मस्तिष्क के अंदर, और चूंकि अपने ज्ञान के अंदर देखने को क्या बोलते हैं? अंतर्दृष्टि। इसलिए बोला जाता है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और अचानक ये हल को ढूंढ लिया और केले को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये तो हुआ। उन्होंने एक प्रयोग और किया इसी के ऊपर, इसी सुल्तान के ऊपर एक प्रयोग और किया। अंदर कौन? सुल्तान। जेल के अंदर कौन? सुल्तान भाई।
फिर से जेल के अंदर कौन? सुल्तान भाई। लेकिन इस बार थोड़ा जेल की हाइट बढ़ा दी गई थी। इस बार जेल की हाइट बढ़ा दी। अब कोपका को सीढ़ी लगा के बोल दिया गया कि इधर रखो केला, यहां क्या रख दो? केला ऊपर। और इसी के अंदर डाल दिए गए 2 4 5 6 बॉक्स, अलग अलग साइज के 5 6 7 बॉक्स इसी जेल के अंदर रख दिए गए। अब फिर से चिंपैंजी देखा ऊपर केला लगा, भूख, हाथ ऊपर बढ़ाया, नहीं ले सकते, गिरा नहीं सकते हैं, और आसपास बॉक्स को देखा। तो सारे जब मामलों का फिर से वही होता है, पूरी वो समस्या को देखता है, समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद, समस्या के एक एक पहलू पे ध्यान देता है, अवयवाद, अपने दिमाग का प्रयोग करता है, संज्ञानवाद। तो जब ये सारी चीजों को देखता है, सोचता है, तो लास्ट में क्या करता है, एकाएक उसके दिमाग में क्या आता है? प्लान। और एकाएक विचार आता है, क्या आता है? सूझ आता है उसके अंदर। विचार आने का मतलब, आइडिया आने का मतलब क्या आता है? सूझ आता है। जब अपने अंदर झांक के देखता है, उसको एकाएक आइडिया आता है, विचार आता है, एकाएक उसके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना इस बॉक्स को एक के ऊपर एक रखे और केले को ले ले। और उसने झट से एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, दूसरे ऊपर तीसरा बॉक्स रखता है और चढ़कर ऊपर केले को प्राप्त कर लेता है। तो उन्होंने बोला कि हमारे हर प्रयोग से एक ही चीज निकला, किसी समस्या को हल करने के लिए संपूर्ण समस्या का पता होना चाहिए, और जो हल करने के लिए आप दिमाग लगाएंगे, उस दिमाग लगाने के बाद जो आइडिया होते हैं, विचार होते हैं, वो आपके दिमाग में एकाएक आते हैं। कैसे आते हैं? एकाएक। आप आधे घंटे से मानसिक प्रक्रिया कर रहे हैं, अपने दिमाग को घुमा रहे हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया आपके दिमाग में आधे घंटे से चली, वह अलग बात है, पर जो आइडिया आता है वो एकाएक आता है। चूंकि आइडिया, विचार एकाएक आया, इसका मतलब आपको जो अधिगम हुआ उस समस्या को हल करने को भी कैसे हुआ? एकाएक। इसलिए इनका कहना था हमेशा कि अधिगम अचानक होता है, ना कि ठांडाई के तब प्रयास एवं त्रुटि करके, ना कि धीरे धीरे होता है। व्यवहारवादियों को मानना था कि अधिगम एक प्रोसीजर जो कि धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन गेस्टाल्टवादियों को कहना था कि अधिगम अचानक होता है, क्योंकि आपके दिमाग में आइडिया, विचार अचानक आते हैं और आप अचानक ही सीख जाते हैं कि इस चीज को कैसे हल करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि अधिगम कैसा होता है? संज्ञानवादियों के अनुसार अचानक होता है। तो इनके अनुसार जो बात कही गई सिद्धांत में, क्या कहा गया उसको लिखते हैं। देखिए, इनके अनुसार कोलर के कि अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें अधिगमी प्रयास के साथ तत्पर होके कई विकल्पों पर क्या करता है? विचार करता है। जिसमें अधिगमी कई विकल्पों पर क्या करता है? विचार। और इसी विचार का मतलब होता है, इसी विचार का मतलब क्या होता है? सूझ। लिख देता हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा वर्ड समझना सबसे बड़ी चीज होती है साइकोलॉजी में। और इसी विचार का क्या मतलब होता है? सूझ। मतलब कई विकल्पों पर विचार करता है और अचानक ही हल को ढूंढ लेता है, और अचानक ही हल को ढूंढ लेता है। और यही उनकी कहने वाली बात थी, सबसे मुख्य बात, कि अचानक ही हल को ढूंढ लेता है। कि अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, सबसे पहली बात, जिसमें अधिगमी मतलब आप लोग प्रयास के साथ तत्पर होके कई विकल्पों विचार करते हैं। सोचिए, जब आप किसी समस्या में फंसते हैं
तो आप बड़े तत्पर रहते हो समस्या को सुलझाने के लिए। उसमें कई विकल्प, कई आइडियाज आते हैं, हर एक आइडिया पे आप क्या करते हैं, विचार करते हैं, और अचानक ही आपको एक सही आइडिया मिलता है, मतलब अचानक के हल को क्या कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो एक बार इसको लिख लीजिएगा। निष्कर्ष की बात की जाए कि इन्होंने अपने सिद्धांतों से निष्कर्ष क्या निकाला, इन्होंने, किसने, कोहलर ने। यह मत समझिएगा इसमें क्रेडिट मैक्स वर्दिमर को दे दे। मैक्स वर्दिमर सिर्फ जनक, कहानी वही खत्म, प्रवर्तक। बाकी जितनी लीला आप पढ़ रहे हैं सब किसका है, कोहलर का है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, पहला, अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। सबसे पहली बात, संज्ञानात्मक मतलब मानसिक। अधिगम एक कैसा प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया है, पहली चीज। ये नहीं कि बाकी तब बोलने की कोशिश करना ये वो, जिनका सबसे हट के रहता था। दूसरा, अधिगम सूझ पर आधारित है, मतलब जो आपके दिमाग में आइडिया आते हैं उसी पर आधारित। यदि आप समस्या को हल करने के बारे में सोचे, आपको कोई आइडिया ही नहीं मिला, आपको कोई तरीका ही नहीं मिला हल करने का, मतलब आप कुछ सीखे ही नहीं। यदि कोई एक तरीका मिल गया हल करने का, उससे हल होगा कि नहीं होगा बात की बात है। पर इनका कहना, यदि आपको तरीका मिला ही नहीं, कोई आइडिया मिला ही नहीं, तो मतलब आप कुछ सीखे ही नहीं। पर यदि आपको कोई आइडिया मिल गया, भले से उस आइडिया से हल ना हो, तब भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसलिए अधिगम टोटली किस पे आधारित होता है, सूझ पे आधारित होता है। तीसरा, इस प्रकार का अधिगम स्थायी होता है। इस प्रकार का अधिगम स्थायी होता है। जायज बात है, एक बार आप समस्या हल कर लीजिए, कोई भी एक समस्या हल कर लीजिए, अब वो समस्या यदि आप हल कर लिए तो वो चीज स्थायी हो जाता है, आपके नॉलेज में हमेशा के लिए आ जाता है। कोई दूसरा उस समस्या आप फंसेगा, तुरंत टप से आप सलाह देते हैं कि नहीं इसको ऐसे हल करो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो होता है कि इस प्रकार का अधिगम क्या हो, स्थायी होता है। एक बार आपने हल किया, वो जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में बैठ जाती वो चीजें। चौथा लिखिएगा, अधिगम अचानक होता है, क्योंकि आइडिया आपके दिमाग में कैसे आते हैं, अचानक। पांचवा, अधिगम में समय नहीं लगता। अधिगम में समय नहीं लगता, अधिगम अचानक होता है। और पांचवा, अधिगम में समय नहीं लगता है। तो ये इनके सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, जिनके अनुसार ये सारे निष्कर्ष निकल के आते हैं। और कोहलर ने एक सिद्धांत और दिया है, आप अधिगम में ही पढ़े हैं, यदि याद करेंगे तो कोहलर ने एक सिद्धांत दिया था अधिगम स्थानांतरण में, याद होगा तब, आरोपण का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण का, आरोपण का सिद्धांत भी किसने दिया है, कोहलर ने ही दिया है। तो एक बार इस चीज को नोट कर लीजिएगा। बुक की बात की जाए कि कोहलर के बुक कौन कौन से हैं, द मेंटालिटी ऑफ एप्स, और एक बुक और है जिनमें इस सिद्धांत का वर्णन आपको देख मिलता है कोहलर के, द टास्क ऑफ द टास्क द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और एक द मेंटालिटी ऑफ एप्स। इनके ये दो बुक रहते हैं। बुक वैसे मैं आपको अलग वीडियो में करवा दूंगा सारे के सारे बुक्स, ताकि एक ही जगह आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे तरीके से। तो आज में जो आपने पढ़ा, देखिए
शुरू कहां से? वुल्फगंग कोहलर जो थे निवासी कहां थे? जर्मनी के, गेस्टाल्टवाद के प्रमुख विचारक। लेकिन गेस्टाल्टवाद के जनक पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? मैक्स वर्दिमर। और गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्णाकार या संपूर्ण आकार। और गेस्टाल्ट के बारे में आप मनोविज्ञान के जो संप्रदाय पढ़े तो वहां भी मैंने लिखवाया था उसके बारे में पूरा डिटेल। तो एक बार जो लोग अभी नए होंगे तो शुरू से वीडियो देखिए ताकि चीजें रिलेटेड रहती हैं, तो वहां देखते हैं कि समझ में आएगा। और गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब पूरी समस्या पता हो। और संप्रदाय के अलग अलग नाम थे, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, अवयवादी, संपूर्णाकारवाद, समग्रवाद, ये सारे इसके बहुत सारे नाम थे। आगे आते हैं कि जो सिद्धांत दिए थे कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था। प्रवर्तक कौन थे? मैक्स वर्दिमर। प्रयोग किसने किया था? कोहलर। सहयोगकर्ता कर्ट कोपका, कर्ट लेविन। और प्रयोग किस पे किए थे? 6 बदमाश चिंपैंजी के ऊपर। जो सबसे सफल प्रयोग किए गए थे सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर किया गया था। और जगह स्थान किस स्थान पे किया गया था? वो जगह स्थान है टेंड्रिक द्वीप के किनारी शहर में। बात किया जाए कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत का कहना क्या है? इसका मतलब होता है कि अचानक ही हल को क्या कर लेना? ढूंढ लेना। और इन्होंने जो प्रयोग किया उससे इन्होंने ये निकाला कि अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें अधिगमी प्रयास के साथ तत्पर रख के अनेक विकल्पों पे विचार करता है और अचानक ही सही हल ढूंढ लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनकी बातों में रहता है वो क्या रहता है? अचानक ही सही हल ढूंढ लेता है। और टोटली इससे जो निष्कर्ष निकल के आया तो ये आया था कि अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अभी आप पिछले लाइन पढ़े थे जिसमें दिमाग का प्रयोग होता है। अधिगम किस पे आधारित है? सूझ पे आधारित है। इस प्रकार का अधिगम स्थायी होता है, आप कभी भूलेंगे नहीं। अधिगम अचानक होता है, जाहिर सी बात है। इन्होंने जो जिस तरीके से यदि सूझ पे आधारित इन्होंने बनाया तो सूझ क्या होता है? अचानक होता है। अधिगम भी अचानक। अधिगम में समय नहीं लगता। जब जो चीज अचानक हो जा रही है उसमें समय भी नहीं लगेगा। तो ये किसका सिद्धांत है? वुल्फगंग कोहलर का सिद्धांत था। तो ये कोहलर का सिद्धांत था और इसी से आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। बुक के भी नाम थे द मेंटेलिटी ऑफ एप्स और द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। बुक मैं आपको करवा दूंगा लास्ट में एक ही जगह सभी वैज्ञानिकों के, ताकि आपके दिमाग में बुक वगैरह भी पूछता रहता है। और कोहलर, थांडाइक, पावलाव, स्किनर, सीएल हल, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट के। मतलब बिल्कुल इसमें आप कमी कर ही नहीं सकते हैं। इसको यदि आप हल्के में लिए तो घेर लिए जाएंगे यूपी टेट में, तो इसको बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा। अभी बहुत से वैज्ञानिक बचे हुए, तो बाकी के साथ मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो पे इसी समय। तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या, ये मेरी क्या है जरूरत, पढ़े ना पुनर्बलन आवश्यकता कल वाली वीडियो में, ये क्या मेरी आवश्यकता। लेकिन कमेंट पे तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, कि कुछ कमी रहेगी या अच्छा लगा, इस चीज को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड लक, जय हिंद।